बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। देर रात बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की तबियत हुई खराब, सांस लेने में हुई थी परेशानी, लालू यादव की तबियत में हुआ सुधार। मधुपुर में आयोजित आजसू पार्टी की केंद्र सभा, आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का हुआ जोरदार स्वागत, कार्यक्रम में पार्टी की रूपरेखा होगी तैयार। गुमला में 6 दिवसीय शहीद देवनारायण भगत फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, थाना प्रभारी और शहीद की मां ने किया टूर्नामेंट का शुभारंभ, कहा खेल को खेल भावना से खेलें। और नालंदा में कहर बरपा रही है सर्दी, आज न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के आसपास पहुंचा, किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब होने की खबर सामने आई है और रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत है। लालू प्रसाद यादव की तबियत देर रात अचानक बिगड़ गई। लालू यादव को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वहीं इस मौके पर आनंद फानन में रिम्स के अधीक्षक रिम्स निर्देशक कामेश्वर प्रसाद और लालू प्रसाद यादव की देखरेख कर रहे डॉक्टर डीके झा भी पहुंचे, साथ ही जेल आईजी भी रिम्स पहुंचे थे। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। देर रात लालू से मिलने के बाद रिम्स निर्देशक कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि उनकी तबियत फिलहाल ठीक है, उनके लंग्स में दिक्कत है, इन्फेक्शन की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। और मधुपुर में आयोजित आजसू पार्टी की केंद्र सभा होगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे, जहां का पेटवार तेनो चौक पर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सुदेश महतो का जोरदार स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक इस बार मधुपुर में होने वाले उपचुनाव में आजसू पार्टी अपनी पार्टी की उम्मीदवारी देने को लेकर गंभीर है। साथ ही आज के होने वाले आजसू पार्टी के केंद्र सभा कार्यक्रम में पार्टी की रूपरेखा तैयार होनी है। और महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टर्मिनल 1 गेट में गुरुवार को आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक और ताजा जानकारी आ रही थी कि उसी बिल्डिंग के एक कक्ष में फिर से आग लगी थी। बता दें कि आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां रेस्क्यू के लिए वहां पर मौजूद थे। इस दौरान पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मंजरी प्लांट में दोबारा आग लगने की खबर थी। आग अब इमारत के दूसरे हिस्से में लगी थी। इस इमारत में गुरुवार दोपहर भी आग लगी थी। आग बुझाने के बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 5 लोगों की लाशें जली हुई हालत में मिली। ये सभी ठेका मजदूर थे और बिजली का काम करने के लिए आए हुए थे। 6 लोगों को बचाया गया है और मृतकों में रामशंकर विपिन सरोज दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुशील पांडे जो कि बिहार से थे, महेंद्र इंगल और प्रतीक पश्ते दोनों पुणे के रहने वाले थे। पुणे के मेयर मुरलीधर ने बताया कि लाशें इमारत की ऊपरी मंजिल में मिली है और आग किस कारण से लगी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है उससे राज्य के साथ केंद्र के रिश्ते में मिठास आएगी। दरअसल विगत कुछ समय से जिस तरह से केंद्र के साथ राज्य के रिश्ते तलक रहे थे उसमें नरमी आएगी और केंद्र राज्य को उसका पूरा हक देगी। जीएसटी बकाये से लेकर सीएम और केंद्र मंत्रियों से बीच कई मुद्दों पर सफल बातचीत हुई है। हालांकि इस बीच रामेश्वर उरांव ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार करती है, पर हमें उम्मीद है कि झारखंड के साथ ऐसा नहीं होगा। केंद्र राज्य को पूरा सहयोग करेगा। तनाव की स्थिति बनती जा रही थी हाल के महीने में, खास करके जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिलने के कारण, सेंट्रल टैक्सेशन का शेयर में कमी लाने के कारण और डीवीसी में एक तरफा कटौती करने कारण, फिर कोल ब्लॉक को लेकर भी जो तनाव बन रही थी, तो मेरे ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी सबसे मिल रहे हैं और इस तनाव को कम कर रहे हैं। अगर सकारात्मक सहयोग रहेगा भारत सरकार का
तो हम थोड़े लड़ना चाहें। पिछली सरकार को बहुत मदद मिलती थी, लेकिन चूंकि हम गैर भाजपा पार्टी के हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हम लोगों को भारत सरकार उतनी मदद नहीं कर पा रही है। वो मदद तो नहीं कर पा रही है, उल्टा भी कर रही है कि हमारा एक तरफा कार्रवाई करके हमारी राशि कटवा दे रही है। तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी के मिलने से दोनों पक्ष में तनाव की कमी आएगी और भारत सरकार हमारे साथ सहयोग करेगी, अधिक से अधिक राशि देगी, ताकि हम लोगों के, गरीब लोगों के, यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का काम कर सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत पूरे देश में 16 जनवरी 2021 से की थी, जिसके बाद देश के सभी अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर्स से शुरुआत की गई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में पूरे बिहार में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से की गई। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशासन की देखरेख में 100 लोगों के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स से शुरुआत की गई टीकाकरण की, जिसमें 16 जनवरी 2021 को 31 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण दिया गया कोविड-19 का। 17 जनवरी 2021 को 28 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण दिया गया कोविड-19 का। 19 जनवरी 2021 को 11 स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीकाकरण किया गया और 21 जनवरी 2021 को सुबह से टीकाकरण की शुरुआत की गई। सभी और 20 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण लग चुका है और डॉक्टरों की टीम लगातार टीकाकरण कोविड-19 का अस्पताल कर्मियों को दे रही है। सबसे खास बात है कि कोविड-19 टीकाकरण वैक्सीन एक फाइल से 20 लोगों को टीकाकरण किया जाता है। 4 घंटे तक एक वैक्सीन खुलने के बाद अपना काम करती है। 4 घंटे के बाद वो वैक्सीन खुलने के बाद खराब हो जाती है। यहाँ टीकाकरण का काम 16 तारीख से शुरू हुआ। 16 तारीख को पहला दिन था। हम लोगों के ऊपर से दिशा निर्देश आया कि अधीक्षक महोदय को कि आप अपना लिस्ट बना करके 100 लोगों का टीकाकरण शुरू कराया जाए। अधीक्षक महोदय ने लिस्ट के हिसाब से टीकाकरण शुरू कराया और हम लोगों का 16 तारीख को से काम शुरू हुआ और उस दिन 31 लोगों को टीकाकरण किया गया। लोगों में तो जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। ये सौभाग्य की बात है कि कोविड-19 का टीका जो है उपलब्ध बिहार में है और प्रचुर मात्रा में है। हम लोगों ने सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को जो है देना शुरू किया है, उसके बाद फिर जो है फ्रंटलाइन वर्कर को देंगे, फिर उसके बाद जो है जैसे सरकार का निर्देश होगा हम लोग करेंगे। और इसके लिए जो है सबसे पहली बात है कि ये टीका पूर्ण तरह से सुरक्षित है और सभी वर्ग के लोग इसे ले रहे हैं। और देवघर के चांदमारी से तालाब से एक युवक का शव बरामद हुआ है। बता दें कि मृतक युवक की पहचान मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रात को करीब 1:30 बजे युवक बाहर गया था, लेकिन जब काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक के शव को बरामद किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना के वजह की जांच की जा रही है। अगली खबर गुमला से है, जहां न्यू स्टार्ट फुटबॉल क्लब घाघरा के तत्वाधान में 6 दिवसीय शहीद देवनारायण भगत फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जो कि रहने खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ शहीद की मां और थाना प्रभारी ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने कहा कि खेल को खेल भावना से खेले, जिससे ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों को खेल के प्रति लगाव बढ़ सके। वहीं मैच के शुरू होने से पहले शहीद देवनारायण के नाम 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद खेल का शुभारंभ किया गया। और गुमला में जहां न्यू स्टार फुटबॉल क्लब घाघरा के तत्वाधान में 6 दिवसीय शहीद देवनारायण भगत फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। और बता दें कि खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया ये फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ शहीद की मां और थाना प्रभारी ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया है। और मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि खेल को खेल की भावना से खेले, ताकि खिलाड़ियों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके और खेल के क्षेत्र में जो जितने भी प्रतिभागी हैं, खिलाड़ी हैं, वो और ज्यादा बेहतर प्रदर्शनी कर सके। आज फिर से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर शहीद देवनारायण भगत
टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। पिछले 10 साल से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इस क्षेत्र में नौजवान इस टूर्नामेंट से प्रेरित हो रहे हैं। न्यू स्टार क्लब घाघरा के द्वारा आयोजन किया जाता है और यह एक बहुत ही सराहनीय पहल है, कदम है और एक ऐतिहासिक संस्कृति का निर्वहन घाघरा के नौजवान कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से शहीद देवनारायण भगत के शहीद होने पर यह आयोजित कार्यक्रम के लिए आप तमाम लोगों को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। और नालंदा में सर्दी फिर से कहर बरपा रही है। पिछले कई दिनों से जो धूप है वो भी नहीं निकल रही है। इस वजह से आज न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के आसपास पहुंच गया। आसमान में धुंध है और हल्की हवा चल रही है, जिसकी वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियों को दिन में भी लाइट जलाकर चला रहे हैं। हालांकि किसान ठंड से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर किसानों का कहना है कि ठंड के मौसम में कोहरा नहीं होने से गेहूं की फसल खराब हो रही थी और अब ठंड से फसल अच्छी होने की उम्मीद है। गरीबी हालत है, रोड पर हम लोग ठंडा लग रहा है बहुत कड़ा और जारामन में सूर्य डाल के ताप रहे हैं। क्या करें? सरकार के द्वारा कोई अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं, ध्यान सरकार लोग दे रहे हैं हम लोग गरीब पर। चक्कर बांटता था, बड़े बड़े लोग के देता है, गरीब को नहीं दे पाता है। आप लोग प्लास्टिक मर रहे हैं, क्या करें सर? आप लोग प्लास्टिक और टायर लहरा रहे हैं, इससे प्रदूषण होता है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती इससे? क्यों टायर बिगल फेंका है, इलाका के ताप रहे, क्या करें सर? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर
देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। नालंदा जिले के दीपनगर पुलिस ने तकिया कला में प्रहलाद हत्याकांड और थाना से फरार मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी आनंदी केवट, जो कि पिछले बार गिरफ्तार होने के बाद उसे मुंशी के द्वारा छोड़ देने का मामला सामने आया था। इधर आईओ को जैसे ही सूचना मिली कि वो बिहार थाना के खंडकापर स्थित एक घर में आया हुआ है, जिसके बाद गोपनीय तरीके से छापेमारी की गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर आरोपी की गिरफ्तारी की खबर बनाने पहुंचे मीडिया को वहां के मुंशी मुरलीधर राय के द्वारा रोकने का काम किया गया और मीडिया को थाना के अंदर वीडियो नहीं बनाने की बात कही गई। और जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के लोधरिया गांव में एक दंपत्ति 70 साल के, आपको बता दें कि राशन कार्ड बनवाने गए, लेकिन और उनकी पति उनके साथ मिर्जा मरंडी और 65 साल के हुपनी कुसदी दोनों पति पत्नी हैं। पत्नी आंखों से देख भी नहीं पाती है। ये परिवार बेहद गरीब है। इस दंपत्ति के पास आज तक न राशन कार्ड है और न वृद्धा पेंशन और न ही आधार कार्ड बना हुआ है। ऐसा ही नहीं है कि दंपति ने ये लाभ लेने का प्रयास नहीं किया। पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक चक्कर लगा चुके हैं ये लोग, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर है कि अधिकारियों के कान में इनके जू तक नहीं रेंगती। मीडिया के प्रयास से जब दोनों दंपत्ति नारायणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव के पास पहुंचे तो वृद्ध परिवार को 50 किलो चावल और 2 कंबल दिए गए और प्रज्ञा केंद्र द्वारा आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और बीडीओ ने भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि अभी तक राशन कार्ड नहीं बनना ये जन वितरण प्रणाली दुकानदार की सबसे बड़ी लापरवाही है। जामताड़ा से ये खबर, जहां 70 साल के मिर्जा मरांडी और 65 साल की उनकी पत्नी हुपनी किस्कू आधार कार्ड बनाने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि अब तक ना इनके पास राशन कार्ड है ना ही आधार कार्ड है, जिससे कि काफी समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं। और इनके आंखों में आप साफ देख सकते हैं कि कितना ज्यादा परेशान है ये जो उनकी पत्नी है, वो देख भी नहीं पाती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से फटकार लगाई गई है और उनको 50 किलो चावल दिया गया, 2 कंबल भी दिए गए और उनकी समस्या को सुनते हुए जल्द ही उन दोनों का आधार कार्ड बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये आज आए थे प्रखंड में, इनके पास आधार एवं बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम लोग आधार आज बनवा दिए हैं। 1 सप्ताह के अंतर्गत आधार मिल जाएगा। आधार बनने के पश्चात बैंक खाता खुलवा दिया जाएगा। बैंक खाता खुलते ही पेंशन स्वीकृत कर पेंशन भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। साथ ही राशन के लिए भी राशन कार्ड बनवाने का कार्रवाई की जाएगी। तत्काल इनको राशन के रूप में चावल उपलब्ध करा दिया गया है। और औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित इलाकों से जुड़े विश्रामपुर कैंपस के सीआरपीएफ के जवानों ने सर्दी में हमदर्दी कार्यक्रम का शुरुआत किया, जहां इस कार्यक्रम के तहत गरीबों में कंबल का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम सीआरपीएफ बटालियन के कमांडेंट यादराम बुनकर और 47वीं वाहिनी के कमांडेंट दिलीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में श्रीरामपुर कैंपस में किया गया, जहां आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। इसके अलावा बच्चों को भी खेल की सामग्री वितरित की गई। औरंगाबाद की एक खबर, जहां अतिरिक्त नक्सल प्रभावित इलाके से जुड़े विश्रामपुर कैंपस में सीआरपीएफ के जवानों ने हमदर्दी कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां इस कार्यक्रम के तहत गरीबों में कंबल बांटा गया, बच्चों को खेल सामग्री बांटी गई। और बता दें कि ये कार्यक्रम सीआरपीएफ बटालियन के कमांडेंट यादराम बुनकर और 47वीं वाहिनी के कमांडेंट दिलीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। और कार्यक्रम का नाम रखा गया था हमदर्दी कार्यक्रम, जिसमें कि जितने भी गरीब लोग हैं सभी को कंबल वितरित किए गए हैं, बच्चों को खिलौने दिए गए हैं। एक ऐसा शख्स जो पूरे देश में 200 गांव को अंधविश्वास से मुक्त करवा चुका है, ये शख्स है मधुबनी का मंटू,
जो समाज के कई वर्गों की आंखें खोल चुका है, जो देश के हर राज्य में समाज को जागरूक करने का काम करता है और तंत्र मंत्र के जाल में पाखंडी बाबाओं के चंगुल में फंसे लोगों को सच का सामना करवाता है। क्या है मंटू की पूरी कलाकृति, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मधुबनी का जेपी कॉलोनी का रहने वाला ये शख्स है मंटू कुमार, जिसने समाज के लोगों को अंधविश्वास से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है और इस नेक काम के लिए मंटू डीएम से लेकर राष्ट्रपति तक सभी से अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं जब साधना प्लस की टीम मंटू से मिलने पहुंची तो टीम ने अपने कैमरे में कैद किया मंटू का हुनर। मंटू ने अपनी कलाकृतियों से दिखाया कि समाज में अंधविश्वास फैलता कैसे है। इस कलाकृति के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे त्रिशूल जीव के पार हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दरअसल मंटू समाज से अंधविश्वास को खत्म करने के लिए इस तरह की कलाकृति दिखा रहा है। अंधविश्वास को खत्म करने के लिए मंटू देश के हर वर्ग को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जादू टोना और तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये सब पाखंडी बाबाओं के द्वारा फैलाया गया मात्र एक भ्रम है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे आजकल देखे जा रहे हैं कि बहुत सारे पेपर, मैगजीन, मीडिया, न्यूज चैनल पे देखते हैं कि दिव्य यंत्र माने जब हम टीवी खोलते हैं तो उसमें श्री यंत्र के बारे में देखते हैं कि 21 रुपया में श्री यंत्र अगर खरीद लेते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज खरीद के वो ठगे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। वो सिर्फ उसमें एक ट्रिक्स होता है जिसके हम लोग जगह जगह जाके भंडा फोड़ते हैं कि इसमें कोई शक्ति नहीं। अगर शक्ति होती बाबा में तो इतनी बड़ी बहुत बड़ी महामारी कोरोना से लोग जूझ रहे थे, पूरा देश क्या पूरा विश्व जूझ रहा था, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं कर पाया। अगर कोई बाबा में अगर इस तरह की शक्ति थी तो क्यों नहीं कोरोना महामारी को दूर कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि बीपीएससी परीक्षा में भी मंटू कुमार के नाम का सवाल बना हुआ है। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा ऐसा युवक है जो अंधविश्वास को लेकर समाज को जागरूक करता है। वही समाज को सुधारने निकले मंटू कुमार दो भाई हैं, जिनके पिता का 10 साल पहले निधन हो चुका है। वही मंटू की मां अपने बेटे के इस नेक काम से बेहद खुश होती है, क्योंकि मंटू के क्रियाकलापों की वजह से मधुबनी चारों तरफ चर्चाओं में है। आपका लड़का जो है बड़ी पूरा देश भर में अंधविश्वास खत्म करने का करता है, पहल किया है। हाँ, सो तो एकदम कर दिया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो ईश्वर से इतने कहते हैं जैसे ही मेरा बेटा है वैसे ही सभी के पुत्र बनिया रहे, इसलिए इससे बड़का। और क्या मैसेज दीजिएगा कि ऐसे करना चाहिए लोगों को? हाँ, करना चाहिए लोग के। जिस तरह से समाज को जेल में बैठे तमाम बाबाओं ने अंधविश्वास के चलते कटघरे में खड़ा किया है, वही अब मंटू निकल पड़ा है देश की जनता में जागरूकता फैलाने। और यही वजह है कि डीएम से लेकर सीएम तक सभी ने मंटू का सम्मान किया है। इतना ही नहीं, मंटू के इस नेक काम के लिए उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी अवार्ड से सम्मानित किया है। साधना प्लस न्यूज के लिए मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी लगातार नए कृषि कानून के समर्थन में किसानों के बीच पहुंचकर कृषि कानून के फायदे के बारे में किसानों को बता रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कृषि सलाहकार समिति के सदस्य वीरेंद्र यादव खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के लाभों के बारे में किसानों को जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि यह कानून राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्यों पर अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता देता है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एपीएमसी को खत्म तो नहीं किया, मगर नए अध्यादेश लागू करके किसानों को मंडी के बाहर भी अपने उपज बेचने की छूट दी है। ये 3 नए केंद्रीय कानून इस बात का गवाह है कि आजादी के बाद के सरकारों ने किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस बात की जरूरत थी कि किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनते हुए ग्रामीण भारत को भावी विकास का इंजन बनाया जाए।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने हाशिए पर जी रहे किसानों के हितों की पूर्ति के लिए कृषि कानून लाया है। वहीं इस मौके पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजकिशोर यादव, रवि यादव और बीजेपी नेता विनोद यादव सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। एक तो भारत सरकार जो नई कृषि बिल नीति लेके आई है, जो 3 बिल है अध्यादेश द्वारा शामिल किया गया है, वो निश्चित रूप से किसान हित में है, देश हित में है और राष्ट्र हित में है। और ये कृषि बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 70 साल से जब चलता रहा तो जो मंडियां में बढ़ोतरी हुआ और मंडियों में बढ़ोतरी होने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था किसानों के लिए, वो नहीं बन पाया। और नालंदा जिले के सोहरसराय थाना इलाके के हनुमान नगर मोहल्ले की छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़खानी के बाद पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और करीब सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने करुणाबाग के पास पटना रांची रास्ते को जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशितों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित छात्राओं के परिजनों ने बताया कि जब उनकी बच्ची ट्यूशन पढ़ने इसी थाना इलाके के सोहरसराय अड्डा के समीप जा रही थी, इसी बीच मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी करते हुए मारपीट की। छात्रा द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद जब परिजन मंचलों को समझाने गए तो उल्टा उनसे भी वो सभी हाथापाई करने लगे। इसी की शिकायत लेकर जब वो लोग थाने गए तो थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं करते हुए उन लोगों को भगा दिया, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। नालंदा से ये खबर जहां छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़खानी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ मंचले थे जो ट्यूशन जा रही छात्राओं के साथ पहले छेड़खानी करने लगे, उसके बाद उसके साथ मारपीट भी करने लगे और जब इसकी जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को दी, परिजन उन सभी मंचलों को समझाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। हाथापाई पे आ गए वो सभी मंचले, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि पुलिस ने भी इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कि गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साथ अपना। नमस्कार।